अगस्त 1914 का वो साल जब एक साहसी यात्री दुनिया के सबसे कठोर महाद्वीप को पैदल पार करने के लिए निकला था, मगर वहां उसके साथ कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। ये एक ऐसी कहानी है जो आज तक मोस्ट डिफिकल्ट जर्नी इन द वर्ल्ड बनी हुई है। आप खुद सोच कर देखो, आप बर्फ के विशाल साम्राज्य में फंस गए हैं और चारों तरफ बर्फ ही बर्फ है। चारों ओर बर्फ और अंधकार के अलावा -40 डिग्री सेल्सियस की ठंड और बचने का कोई रास्ता नहीं। भूख, बीमारी और मौत हर पल आपका पीछा कर रहे हैं। ठंडी हवाएं आपके शरीर को जकड़ रही हैं। खाने का सामान खत्म हो चुका है और बचने की कोई उम्मीद नहीं है। यकीन मानिए, ये किसी थ्रिलर हॉरर मूवी का सीन नहीं है, बल्कि सच्चाई है 1914 में हुई एंड्योरेंस एक्सपीडिशन की। तभी तो यह इतिहास की मोस्ट डेंजरस एंड मिरेक्युलस रेस्क्यू स्टोरी है। सवाल ये है कि आखिर उन लोगों के साथ क्या हुआ था? क्या वे बच गए थे या फिर उन्होंने अपनी जिंदगी खो दी थी? तो चलिए डिटेल में जानते हैं। इस खतरनाक रेस्क्यू मिशन को किस तरह अंजाम दिया गया था और इसका रिजल्ट क्या निकला, वह जानने से पहले बात करते हैं एंड्योरेंस मिशन की। असल में ये 1914 का समय था। जी हाँ, वही 1914 का साल जब पूरी दुनिया युद्ध के महाने पर खड़ी थी। लेकिन इसी दौरान ब्रिटिश एक्सप्लोरर ने एक ऐसा सपना देखा जो उस वक्त बिल्कुल इम्पॉसिबल लगता था, और इस ब्रिटिश एक्सप्लोरर का नाम था सर अर्नेस्ट शैकलटन। सर अर्नेस्ट शैकलटन ने एक ऐसा सपना देखा जिसे पूरा करना नामुमकिन सा लगता था। आप सोच रहे होंगे कि उन्होंने ऐसा कौन सा सपना देख लिया था, तो बता दें, शैकलटन का लक्ष्य था एंटार्कटिका को पहली बार पैदल पार करने का। क्या? जी हाँ, आपने सही सुना। उन्होंने न केवल यह सपना देखा बल्कि उसे पूरा करने के लिए जी जान भी लगा दी और तैयार किया एक मिशन। और उन्होंने इस मिशन का नाम दिया इंपीरियल ट्रांस एंटार्कटिक एक्सपीडिशन। इस मिशन पर ये अकेले नहीं जाने वाले थे, बल्कि उन्होंने अपनी एक पूरी टीम बनाई थी। इस पूरी टीम में ऐसे ही करेजियस पीपल थे जो एंटार्कटिका को फतेह कर देना चाहते थे। अगस्त 1914 में उनकी टीम शिप एंड्योरेंस पर सवार होकर साउथ अटलांटिक की ओर निकल पड़ी। अगर उनकी टीम की बात की जाए तो इस टीम में 28 लोग थे और उनके साथ एक पालतू कुत्ता भी था। इस मिशन के लिए 2 जहाज चुने गए। योजना के मुताबिक 2 जहाजों का इस्तेमाल किया गया। एक का नाम था एंड्योरेंस और दूसरे का नाम था ऑरोरा। अगर एंड्योरेंस की बात की जाए तो इसका काम था शैकलटन और उनकी टीम को वेडल सागर के जरिए एंटार्कटिका के किनारे तक पहुंचाने का। एंड्योरेंस को शैकलटन खुद लीड कर रहे थे। वहीं दूसरे जहाज यानी अरोरा का काम रॉस सागर के दूसरी ओर जाकर फूड एंड अदर एसेंशियल आइटम्स के डिपो तैयार करना था। पता है क्यों? ऐसा इसलिए ताकि शैकलटन की टीम को उनके सफर में मदद मिल सके। इन दोनों जहाजों की अलग अलग स्टोरी एक ही गोल के साथ शुरू हुई, लेकिन दोनों ने अपने अपने तरीकों से कड़ी चुनौतियों का सामना किया। 28 लोगों की टीम तैयार हुई। इन लोगों में थे वैज्ञानिक और सीलर, और यहाँ तक कि एक फोटोग्राफर भी उनकी टीम में शामिल था। अगस्त 1914 में एंड्योरेंस ने अपनी यात्रा शुरू की। यह एक नई शुरुआत थी, लेकिन किसे पता था कि यह मिशन उन्हें मौत के दरवाजे तक ले जाएगा। हालांकि इन सभी लोगों का हौसला और जज्बा दोनों बुलंद था, लेकिन वे नहीं जानते थे कि यह जर्नी उन्हें यमराज के पास ले जाएगी। ऐसा इसलिए क्योंकि जब उनका जहाज एंड्योरेंस एंटार्कटिका के वेडल सागर में पहुंचा तो वहां का नजारा डरावना था। चारों ओर बर्फ की मोटी चादरें थीं। एंड्योरेंस 5 दिसंबर 1914 को वेडल सागर की ओर रवाना हुआ था। वैसे अगर एंड्योरेंस की बात की जाए तो जहाज का नाम यानी एंड्योरेंस को शैकलटन फैमिली के आदर्श वाक्य पर रखा गया था, और यह आदर्श वाक्य था बाय एंड्योरेंस बी कॉन्कर, यानी धैर्य से हम जीतते हैं। इन्होंने एंटार्कटिका को फतेह करने की एक आदर्श योजना बनाई थी, मगर अफसोस सब कुछ योजना के अनुसार नहीं हुआ। दरअसल जनवरी 1915 में जब जहाज वेडल सागर के गहरे हिस्से में था, वह घने बर्फ के टुकड़ों में फंस गया। टीम ने कोशिश की कि किसी तरह जहाज को बाहर निकाला जाए, लेकिन ठंड और बर्फ की ताकत के सामने उनका हर प्रयास असफल रहा। सब लोग बेहद परेशान थे। हालांकि कुछ महीनों तक जहाज बर्फ के साथ साथ चलता रहा, या फिर यूं कहें कि वो बर्फ में बहता सा रहा। लेकिन धीरे धीरे बर्फ के दबाव ने एंड्योरेंस को कुचलना शुरू कर दिया। अल्टीमेटली 27 अक्टूबर 1915 को शैकलटन ने आदेश दिया कि जहाज को छोड़ दिया जाए। पता है क्यों? क्योंकि जहाज पूरी तरह से जर्जर हो चुका था और वह टूटने लगा था। अब इस पर रहना खतरे से खाली नहीं था। अब उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं था। आखिरकार उन्हें जहाज छोड़ना पड़ा।
लेकिन अब टीम के पास केवल 3 छोटी लाइफ बोट और लिमिटेड क्वांटिटी में खाना बचा था। लेकिन फिर भी शैकलटन और उनकी टीम ने जहाज से बचाई गई हर चीज को अपने साथ ले लिया और अपनी फूटी किस्मत के साथ वह आगे बढ़ गए, क्योंकि अगर उनकी किस्मत सही होती तो उनके साथ ऐसा होता ही नहीं। बस फिर क्या था, बर्फ के विशाल मैदान पर ही इन्होंने अपना टेम्पररी कैंप बनाया। अब उनका लक्ष्य पैदल एंटार्क्टिका को पार करने से बदलकर किसी भी तरह जमीन तक पहुंचना बन चुका था। पहले तो वह रेस्क्यू टीम के आने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन टाइम गुजरता गया, वहां कोई रेस्क्यू टीम नहीं पहुंची। टीम ने 2 महीने तक बर्फ पर कैंप लगाकर इंतजार किया, लेकिन मौसम की मार और खाने की कमी ने उन्हें कमजोर बना दिया। 9 अप्रैल 1916 को शैकलटन ने फैसला किया कि अब बर्फ पर रहना सुरक्षित नहीं है। टीम ने 3 लाइफ बोट्स में बैठकर खुले समुद्र की ओर यात्रा शुरू की। हालांकि उन्हें पता था कि उनकी यह यात्रा बेहद खतरनाक होने वाली थी, क्योंकि बेहद ठंड के कारण पानी जमने की कगार पर था और समुद्र की लहरें 30 मीटर तक ऊंची उठ रही थीं। मगर फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी, क्योंकि वे किसी भी तरह से खुद की और अपनी टीम की जान बचाना चाहते थे। और वो कहते ना, जहां चाहा वहां रहा। बस कुछ ऐसा ही उनके साथ भी हुआ। 5 दिन की कठिन यात्रा के बाद उनकी टीम के लोग 14 अप्रैल 1916 को एलिफेंट आइलैंड पर पहुंच गए। अब आप सोच रहे होंगे कि अब तो वह जमीन पर पहुंच चुके थे, तो उनके हालात बदल जाएंगे और शायद यह सही सलामत अपने घर वापस आ जाएं। लेकिन हम आपको बता दें, यह कोई बसा हुआ द्वीप नहीं था, बल्कि यह एंटार्क्टिका की तरह ही निर्जन और बर्फीला द्वीप था। क्या? जी हाँ, आपने सही सुना। एक्चुअल में एलिफेंट आइलैंड की बात की जाए तो यह एक निर्जन और बर्फीला द्वीप था। तभी तो यहाँ पहुँचने के बाद भी हालात सुधरे नहीं। अभी भी कोल्ड, स्टारवेशन एंड डिजीज का डर सभी के सिर पर मंडरा रहा था। इन लोगों के हालात कितने बुरे थे, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हो कि शैकलटन जानते थे कि अगर मदद जल्दी नहीं आई तो उनकी टीम का बच पाना असंभव होगा। अब यह हार्ड डिसीजन लेने पर मजबूर हो गए। तभी तो उन्होंने फैसला किया कि वह 5 अन्य साथियों के साथ एक छोटी नाव में 1300 किलोमीटर दूर साउथ जॉर्जिया आइलैंड पर जाकर मदद लाएंगे। हालांकि उन्हें नहीं पता था कि इतनी दूर का सफर वो कर भी पाएंगे या नहीं, और सफर करने के बाद भी उन्हें मदद मिलेगी ये भी नहीं कहा जा सकता था। मगर इसके बावजूद उन्होंने ये कोशिश करने की ठानी, क्योंकि उन्हें अपने लोगों को जिंदा रखना था। इसलिए 24 अप्रैल 1916 को शैकलटन और उनकी छोटी टीम ने जेम्स केयर्ड नाम की छोटी नाव में समुद्र की सबसे खतरनाक यात्रा शुरू की। यह नाव कितनी छोटी थी, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हो कि यह नाव केवल 22.5 फीट लंबी थी और इस पर सवार लोग खुले समुद्र के सामने असहाय थे। इस यात्रा में इन्हें सबसे बुरे अनुभव प्राप्त हुए, क्योंकि टीम ने 17 दिन तक 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली हवाओं और 100 फीट ऊंची लहरों का सामना किया था। यही नहीं, धीरे धीरे जमी हुई बर्फ नाव के अंदर पहुंचने लगी थी, जिसकी वजह से ठंड से सबका बुरा हाल हो चुका था। मगर इन्होंने हिम्मत नहीं हारी और आखिरकार 10 मई 1916 को वे साउथ जॉर्जिया आइलैंड के सदर्न शोर पर पहुंच ही गए। लेकिन यहाँ भी उनकी मुश्किलें खत्म नहीं हुई। पता है क्यों? वेल, ऐसा इसलिए क्योंकि दक्षिण जॉर्जिया द्वीप पर पहुंचने के बाद शैकलटन और उनकी टीम को पता चला कि वे इस आइलैंड के गलत किनारे पर आ गए हैं। मगर उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं था, वे वापस लौट नहीं सकते थे। उन्हें तो आगे ही जाना था, जिसकी वजह से उन्हें 36 घंटे तक स्नोई माउंटेन्स एंड डेंजरस वैलीज को पार करना पड़ा। तब जाकर वे 20 मई 1916 को जॉर्जिया आइलैंड के एक व्हेलिंग स्टेशन तक पहुंच पाए। इस व्हेलिंग स्टेशन का नाम स्टॉर्मनेस था। बस फिर क्या था, जल्दी से यहाँ से शैकलटन ने मदद मांगी और तुरंत अपनी बाकी टीम को बचाने की योजना बनाने में लग गए। और ऐसे स्टार्ट हुआ एलिफेंट आइलैंड का बचाव अभियान। शैकलटन ने कई बार अपनी टीम को बचाने की कोशिश की, लेकिन मौसम और बर्फ ने उनकी कोशिशों को नाकाम कर दिया। अल्टीमेटली 30 अगस्त 1916 को चिली सरकार की हेल्प से जेल्चो नाम की एक टग बोट का इस्तेमाल करके उन्होंने एलिफेंट आइलैंड पर फंसे अपने 22 साथियों को बचा लिया। यकीन मानिए, ये वो पल था जब उनकी आंखें नम हो गई थी। पता है क्यों? क्योंकि इतनी मुसीबतों को झेलने के बाद जब शैकलटन ने अपनी टीम से पूछा, क्या आप सब ठीक हैं, तो उन्हें जवाब मिला, हम सब ठीक हैं। और शैकलटन के लिए ये सब कुछ था। मगर ये तो केवल एक जहाज की कहानी है। हमें पता है अब आपके जहन में भी ख्याल आ रहा होगा कि आखिर अरोरा कहाँ गया। तो बता दें, दूसरी तरफ भी यानी अरोरा जहाज में भी संघर्ष चल रहा था। तो चलो अब बात करते हैं दूसरे जहाज यानी अरोरा की। अरोरा की टीम को रॉस सागर के किनारे खाने और सामान के डिपो तैयार करने थे, लेकिन 1915 में उनका जहाज भी बर्फ में फंस गया और कई महीने तक बर्फ के साथ बहता रहा। जहाज से दूर हो जाने के कारण टीम को भूख और ठंड का सामना करना पड़ा।
यही नहीं, उनके 3 मेंबर्स की तो मौत हो गई, लेकिन इसके बावजूद भी टीम ने अपना मिशन जारी रखा। उन्होंने खाने के डिब्बे तैयार किए, हालांकि उन्हें यह पता नहीं था कि एंड्योरेंस का जहाज तो पहले ही डूब चुका है। इसके बाद अरोरा शिप के बाकी लोगों को भी रेस्क्यू कर लिया गया था। मगर अब सवाल उठता है कि इन लोगों ने इतनी मुसीबतें झेली तो क्या इनका सपना सच हो गया था या नहीं। एक्चुअल में जैसा कि हमने पहले ही आपको बताया, शेकलटन का सपना था एंटार्कटिका को पैदल पार करना, लेकिन यह सपना पूरा नहीं हो सका। मगर इसके बावजूद उनकी लीडरशिप स्किल्स और अपने साथियों को बचाने की उनकी प्रतिबद्धता ने उन्हें अमर बना दिया। तभी तो कहा जाता है कि एंड्योरेंस और अरोरा की यह कहानी केवल करेज एंड स्ट्रगल की नहीं है, बल्कि इंसानी जज्बे और नेतृत्व की मिसाल है। ये दिखाती है कि कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी अगर इरादा मजबूत हो तो असंभव को संभव बनाया जा सकता है। अगर आप जानना चाहते हैं कि अरोरा शिप के साथ क्या हुआ था और उन लोगों को कैसे बचाया गया, तो कमेंट करें अरोरा शिप। हम आपके लिए उसकी भी स्टोरी लेकर आएंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।